हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए डीडीएम का चैप्टर नंबर 101 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यानी कि फाइनली मैं सीजन 3 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर तुमने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हुए तो पहले जाकर वो देख लो ताकि स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सको। और अगर पिछले चैप्टर्स देखे हुए हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। बाकी चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और हो सके तो एक कमेंट भी कर देना। और इसी के साथ मैं कुछ न्यू सीरीज पर भी काम कर रहा हूँ जो सीरीज तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगी। सो अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजन 3 की शुरुआत में हमें मास्टर डायरिया को दिखाया जाता है जो कि हमें बताती हैं कि इंपीरियल थ्रोन को हासिल करने की वार काफी ज्यादा इंटेंस हो रही है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इंपीरियल थ्रोन को हथियाने की जंग में 2 प्रिंस मारे भी जा चुके हैं। इन सभी चीजों को पढ़ते हुए मास्टर डायरिया अपने मन ही मन में दुआ कर रही होती है कि इन लोगों की जंग की वजह से हमें कोई नुकसान न हो। और इसी के साथ मास्टर डायरिया की नजर रसल के लेटर पर पड़ती है, जिस लेटर को खोलते हुए मास्टर डायरिया एक स्माइल के साथ कह रही थी, मुझे रिपोर्ट करने के बजाय ये मुझे लेटर भेज रहा है। इसका मतलब है कि ये बड़ा हो चुका है या फिर ये मुझे अवॉइड करना चाहता है। मास्टर डायरिया ये सब कुछ कह ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो गई। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि रसल ने मास्टर डायरिया को उस लेटर में बताया था कि वो एम्पायर की तरफ जा रहा है। जिस लेटर को पढ़कर मास्टर डायरिया काफी ज्यादा गुस्सा होकर रसल को गालियां दे रही थी, जिस गालियों का असर हमें साफ साफ दूसरी तरफ रसल पर भी नजर आ रहा होता है, क्योंकि अचानक से उसे काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगा। जिस पर मुया उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो रसल उसे बताता है कि लगता है कि मुझे कोई कर्ज कर रहा है। जिस पर मुया काफी ज्यादा हैरान हो गई। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पेपर कहाँ पर है। सो सीजन 2 के लास्ट में पेपर वापस आ चुका था, यानी कि पेपर तुम्हें आगे की स्टोरी में भी नजर आने वाला है। हम देखते हैं कि रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, मुझे लगता है कि मेरा लेटर मास्टर तक पहुंच चुका होगा। और इसी के साथ अपने मन ही मन में मास्टर डायरिया को इमेजिन करते हुए जब हम रसल को गालियां देते हुए कह रही थी, क्या एम्पायर में क्या तुम खुद को मारने जा रहे हो। रसल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर वो गुस्सा होती है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमिशन लेने से अच्छा मैं बाद में माफी मांग लूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उन्हें बताता कि मैं एम्पायर जाने वाला हूँ तो वो मुझे बिल्कुल भी परमिशन ना देती। रसल अपने मन ही मन में सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मोया किसी तरफ देखते हुए कहने लगी, लड़के वो देखो हम जमीन पर पहुंच गए। जिस पर रसल हमें बताता है कि हम फाइनली कॉन्टिनेंट के अंडरग्राउंड नेशन अकेन चंगुक में पहुंच चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल और मोया को अकेन एम्पायर के गली में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रसल मोया को कहता है, मोया चांद प्लीज इस रिंग को डाल लें। तो मोया के पूछने पर कि ये क्या है, रसल उसे बताता है कि ये एक ऐसी रिंग है जिसकी वजह से तुम्हारा पेरेंट्स चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें अपना फेस कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस रिंग को पहनने की वजह से रसल का पेरेंट्स भी काफी हद तक चेंज हो चुका था। और अपने पेरेंट्स के बारे में रसल बताता है, फ्रोजन लैंड के नॉर्थर्न ट्राइब्स में ज्यादातर लोगों की प्लैटिनम हेयर और ब्लैक आईज होती हैं। और मोया भी उस रिंग को पहनने के बाद काफी ज्यादा पुरजोश होकर रसल से पूछ रही थी, वेल लड़के क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। लेकिन जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो काफी ज्यादा मायूस होकर कह दिया, मैं तो बिल्कुल भी चेंज नहीं नजर आ रही। जिस पर पेपर उसे दिलासा दे रहा था। और फिर रसल भी उसे बताता है कि सिर्फ इतनी सी चेंज से काफी होंगी, तो अब क्यों ना हम इस रोल प्ले को काफी अच्छे तरीके से निभाएं। और इसी के साथ पेपर भी उसे थम्स अप दे रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों को एक बार में दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑब्वियसली रसल ने 2 अलग रूम्स बुक किए थे, मगर इस चीज को सुनकर बार मैनेजर कहता है सेपरेट रूम्स, वो भी हनीमून के दौरान। लगता है कि आजकल के कपल्स काफी ज्यादा लड़ते हैं। जिस पर रसल बात कवर करने के लिए कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस उसे थोड़ा सा पर्सनल टाइम चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने रोज में जा रहे थे, जिन्हें जाता हुआ देखकर नीचे बार में बैठे हुए सभी लोग उन्हें चेयर करने लगते हैं। और किस लिए चेयर कर रहे हैं वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चीजों में तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। एंड फिर हमें रसल और मोया को एक ही रूम में दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मोया रसल से पूछ रहे थे, जैसा कि हम दोनों एक कपल होने का दिखावा कर रहे हैं तो हमें एक ही रूम शेयर करना चाहिए था ना, तो फिर सेपरेट रूम्स क्यों। तो रसल बाहर में बैठे हुए सभी के सभी लोगों को सोचते हुए उसे बताता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए हमें काफी ज्यादा विटनेसेस की जरूरत होगी, और प्लीज इस बात को ख्याल में रखो कि मैं एंगेज्ड हूँ। और रसल की इन बातों को सुनते हुए मोया मुंह पिलाते हुए कहने लगती है, वैसे भी मैं इस तरह का कोई काम करने के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिक्सेस के साथ एक प्रॉमिस किया हुआ है। और फिर रसल प्रिंसेस के बारे में सोचते हुए मोया से पूछता है, बाय द वे जब से वो इवेंट हुआ है तुम हर हाइनेस प्रिंसेस को बिग सिस क्यों कह रही हो। तो मोया थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसे बताती है, ये लेडीज के बीच का प्रॉमिस है, तो तुम इसे ना जानो तो ठीक रहेगा। जिस पर रसल भी हंसने लगा। और फिर रसल पेपर को सहलाते हुए मोया को बताता है कि एक बार रात हो जाए तो हम फेक आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए जाएंगे, क्योंकि एम्पायर के इमिग्रेशन चेक
प्रोजेक्ट पर हमें उस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मोया की पूछने पर फेक आईडीज, लेकिन तुम उसे बनाओगे कैसे? तो रसल उसे बताता है कि हमें सबसे पहले रेड स्नेक कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट करना होगा, एक ऐसी क्राइम सिंडिकेट जो कि पूरे के पूरे अकेन एम्पायर को कंट्रोल करती है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता कि उन्हें रीच कैसे किया जाए। और ये कहते हुए रसल अपनी सर्च स्पेस पॉकेट में से कुछ निकाल रहा था, मगर रसल की इस बात को सुनकर मोया काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है, क्या? तो फिर हम उन्हें मिलने कैसे वाले हैं? जिस पर हम देखते हैं कि रसल ने काफी ज्यादा गोल्ड कॉइंस निकाल लिए और उसे कह रहा था तो हम उन्हें खुद अपने पास बुलाएंगे। इसी के साथ से शिफ्ट होता है अकेन की गलियों में, जहाँ पर काफी ज्यादा इलीगल काम हो रहे थे। और फिर हमें अकेन कैसीनो को दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए मोया काफी ज्यादा पुरजोश होकर कहती है, वो हो ये प्लेस कितनी ज्यादा चमक रही है। और हम देखते हैं कि मोया और रसल दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार होकर वहाँ पर पहुंचे हुए थे। और इसी के साथ रसल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये अकेन का सबसे बड़ा कैसीनो है, यानी कि यहाँ पर यकीनन हर किस्म की इलीगल चीजें होती होंगी। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से रसल मोया को कहने लगा, मोया अंदर जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तो मोया के काफी ज्यादा हैरान होकर पूछने पर कि कौन सा प्रॉमिस? तो रसल उसे कहता है, कुछ भी हो जाए अंदर जाने के बाद तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तो मोया भी हंसते हंसते उसकी ये बात मानने को तैयार हो गई, जिस पर रसल भी उसे अंदर ले जाते हुए कह रहा था, तो फिर हमें अंदर जाना चाहिए और अपने सभी के सभी पैसों को उड़ाना चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कैसीनो मैनेजर डाल्टन को दिखाया जाता है, जो कि पैसों को गिनते हुए काफी ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाकर कह रहा था, उन कमीनों ने यकीनन काफी ज्यादा पैसे हथियाए हुए होंगे। और ये अपने आप से ही शिकायत कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक टकला वहाँ पर आते हुए कहता है, मैनेजर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जिस पर वो मैनेजर भी काफी ज्यादा गुस्सा और कहता है, क्या मसला हुआ है अब? तो वो टकला उसे बताता है कि कोई हमारे सभी के सभी मनी को जीत रहा है और हमारी सभी टेबल चिप्स खत्म भी हो चुकी हैं। जिस पर वो मैनेजर और भी ज्यादा हैरान हो गया और फिर वो उस टकले से पूछता है कि कौन है वो लोग। तो वो टकला खिड़की से उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि वो नॉर्थर्न फ्रोजन लैंड के कपल्स, उन लोगों से कोई भी नहीं जीत पा रहा। और तुम सभी लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किसी और के नहीं बल्कि मोया और रसल की बात हो रही है। खैर हम देखते हैं कि वो टकला अपने मैनेजर को सलाह देते हुए कहता है, क्यों ना हम कोई एक्सक्यूज करके उन्हें यहाँ से निकाल दें। जिस पर मैनेजर उसे कहने लगता है कि नहीं, दूसरे किसी भी केस के सामने हम इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकते। और फिर एक इवल स्माइल देते हुए कहता है, उन दोनों को पेंट हाउस में ले आओ, क्योंकि इस कैसीनो में मैं ही कानून हूँ और मैं ही किंग हूँ और मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई एक फूटी कोड़ी भी नहीं ले जा सकता। और फिर हमें नीचे की तरफ मौजूद रसल की तरफ लाया जाता है, जिसने कि अपने इस बार की भी बारी जीत ली थी और अब तक रसल 9 बार लगातार जीत चुका था। जिस पर मोया भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह लड़के, तुम तो इस खेल में काफी ज्यादा अच्छे हो। जिस पर रसल उसे बताता है कि मैंने इस खेल के सभी रूल्स और प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर लिया है, तो इसी वजह से ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो चुका है। लेकिन इसी के साथ रसल अपने मन ही मन में सोचते हुए हमें बताता है, मैं इसे बता तो ये रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि हर कार्ड के ऊपर एक हिडन मार्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ डीलर ही देख सकता है। यानी कि शुरू से ही ये गेम एक बहुत ही बड़ी चाल है, जिसकी वजह से कोई भी प्लेयर इस गेम को नहीं जीत सकता। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं हारने का दिखावा करूंगा, मगर अगर ये लोग इस तरह खेल रहे हैं तो फिर मैं इस तरह बैठा नहीं रह सकता। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पीछे की तरफ से आते हुए कुछ लोगों पर पड़ी, जिन लोगों में वो टकला भी था। और फिर हम देखते हैं कि वो टकला रसल के पास आकर उससे ग्रीटिंग करते हुए कहने लगता है, टेरगस, ये प्लेस तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तो आप क्यों ना हमारे साथ कहीं और पर चलें, जहाँ पर इससे बड़ी गेम्स होती हैं। जिस पर रसल भी खुशी खुशी उसे कहने लगता है, बड़ी गेम्स? हाँ, वैसे भी मैं यहाँ पर खेल खेल कर काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, वहाँ पर जाना सही रहेगा। एंड फिर हम देखते हैं कि वो टकला उन दोनों को अपने पेंट हाउस में ले आया होता है, जिस नई जगह पर आकर मोया तो काफी तरह पुरजोश नजर आ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि रसल उस जगह पर आकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि VIP और स्पेशल गेस्ट के लिए टॉप फ्लोर पर कोई इस तरह की चीज होगी। और फिर हम देखते हैं कि डाल्टन रसल के पास आकर उसे अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि मैं तुम्हारी गेम प्ले से काफी तरह इम्प्रेस हुआ और इसी वजह से मैं पर्सनली तुम्हें ग्रीटिंग देना चाहता था। जिस पर रसल भी कहने लगता है कि हाँ, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जीत गया। तो डाल्टन काफी तरह अच्छा बनते हुए कह रहा था, ऑफ कोर्स नॉट, मैं वैसे भी तुम्हें यहाँ पर इस वजह से बुलाया है ताकि तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि डाल्टन को देखते हुए मोया रसल को कहने लगी, इसकी स्माइल मुझे काफी तरह अनोइंग लग रही है, क्या मैं ऐसे मार सकती हूँ लड़के? तो रसल उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मेरी हर बात मानोगी तो चुप करके बैठी रहो। और फिर डाल्टन अपने टकले साथी को कुछ ड्रिंक्स लाने को बताकर कह रहा था कि अपने प्रीशियस गेस्ट के लिए हमारे कैसीनो की सबसे अच्छी और एक्सपेंसिव ड्रिंक लेकर आओ। जिस पर वो टकला वो ड्रिंक काफी जरा जल्दी ले आया और उस ड्रिंक को देखते ही मुझे काफी जरा पुरजोश होकर उसे पीते हुए कह रही थी, ओह अगर ये एक्सपेंसिव है तो मैं ऐसे जरूर पीऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने वो ड्रिंक पी तो एट द नेक्स्ट मोमेंट वो उसकी उल्टी कर देती है। और मोया की इस हरकत को देखते हुए वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग काफी तरह हैरान हो चुके थे। और रसल भी उसे देखते हुए कहता है, अरे यार थोड़ी सी वेट तो कर लिया करो। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से मोया उस गिलास को तोड़ते हुए कहती है, लड़के मुझे मत कहना कि ये वही है। तो रसल भी उस ड्रिंक को नीचे फेंकते हुए कहता है, हाँ ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रग है। और जैसे ही उन लोगों का भांडा फूटा होता है, काफी तरह नर्स ने रसल और मोया को घेर लिया था और डाल्टन अपना पूरा का पूरा हाव भाव चेंज करते हुए कहता है,
काफी ही ज्यादा शर्म की बात है। अगर मैं तुम्हें ये ड्रग्स ना देता तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन शायद अब हमें तुम्हें मारना होगा। मगर डेल्टा की इस बात को सुनकर रसल अपना ऑरा रिलीज करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, मैं हैरान हूँ, क्या तुम सच में ये सिर्फ मनी के लिए कर रहे हो? और रसल को अपना पैसे रिलीज करता हुआ देखकर डेल्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो क्या तुम क्या हो? मगर शायद अभी भी उस टकले ने रसल की पावर लेवल को भांपा नहीं था और फिर काफी ज्यादा बदतमीजी भरे लहजे से रसल को कहने लगा, अपनी जिंदगी के लिए भीख ना मांगते हुए तुम हमें डराना चाह रहे हो। और उस टकले की इस एक्शन को देखते हुए डेल्टन काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, तो भड़वे 1 मिनट के लिए चुप नहीं कर सकता। जिस पर वो टकला काफी ज्यादा हैरान होकर डेल्टन से पूछता है, क्या हुआ उस्ताद? मगर डेल्टन अपने सभी के सभी साथियों को पीछे रहे को बता रहा था और फिर डेल्टन अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि लगता है कि ये बास्टर सिर्फ मुझ पर अपना ऑरा रिलीज कर रहा है। मैं बूढ़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैंने एक बार अपने ऑरा को मास्टर लेवल पर ट्रेन किया था और मेरे काफी सारे सालों के एक्सपीरियंसेस मुझे चिंग चिंग कर कह रहे हैं कि इनसे दूर रहो, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे बीइंग है जिन्होंने ह्यूमन लिमिट्स को सरपास किया हुआ है। अपने मन में सबको सोचते हुए डेल्टन उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो हुजूर, मैं आज से बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस पर रसल उसकी तरफ बढ़ते हुए एक स्माइल के साथ कह रहा था, एक मैनेजर होने की हैसियत से तुम काफी ज्यादा तेज हो, तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? और ये सब कुछ रसल एक साउंड ट्रांसमिशन स्पेल का यूज करते हुए कह रहा था, जिसकी वजह से रसल की ये बात डेल्टन के अलावा कोई नहीं सुन पा रहा था। और रसल को ये मैजिक स्पेल इस्तेमाल करता हुआ देखकर डेल्टन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर काफी देर डरते हुए उसे कहता है, हाँ हाँ हुजूर, आप जो काम कराना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। तो रसल काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, 2 फ्लॉलेस फेक आईडीज कल तक तैयार हो जानी चाहिए। और रसल के ये कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं कल DDM के चैप्टर नंबर 102 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।